महाराष्ट्र हुकूमत के सबसे मजबूत और सबसे तजुर्बेकार मिनिस्टर्स में से एकनाथ राव खड़से साहब इस वक्त हमारे साथ है। बहुत सारी बातें होंगी, महाराष्ट्र हुकूमत कैसे काम कर रही है अक़लियती तबके के लिए और ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है हुकूमत की, इस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। हुकूमत को लेकर के बहुत सारे सवाल जो है वो उठते रहते हैं अक्सर, चूँकि बहुत दिनों के बाद मौका मिला था आपको हुकूमत बनाने का, यहाँ पर शिवसेना के साथ आपकी हुकूमत चल रही है। ओवरऑल क्या लगता है अभी तक का जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की, आप जो है उससे मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, कई 15 साल तक यहाँ तो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सत्ता थी, तो उसके बाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हुआ, शिवसेना के साथ हमारा अलायंस है जी। और अभी जो 1.5 साल हुआ है उसमें जितनी मेहनत हमारे मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे काम हमने करने के कारण हमें समाधान है। पहली बात तो हम जब सत्ता में आए तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे आह्वान हमारे सामने थे, आज भी है। सबसे पहला ये था कि जब सत्ता में आए तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर करीबन 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर हम यहाँ सत्ता में आए। कि आगे चल के सरकार कैसी चलाना, किस ढंग से चलाना, ये तो चिंता थी। इसके बावजूद लोगों ने साथ दिया और यहाँ हमने इनकम बढ़ाने के लिए भी मेहनत की और आज ठीक ढंग से आया। अब बात यह है कि सरकार में हम आए उसके पहले से ही 2 साल पहले से ही, आज 3 साल हो गए, बारिश कम हो रही है और यहाँ अकाल जैसी स्थिति है। 3 साल से यही स्थिति चल रही है, पीने के पानी की भी दिक्कत है। और महाराष्ट्र जो है वो हमेशा से देखा गया है यहाँ पर जो है वो सूखा प्रभावित अगर कहा जाए इस स्टेट को, वो जितने भी हिंदुस्तान में सूखा प्रभावित स्टेट होते हैं या राज्य होते हैं उनमें से ये भी एक है। और बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, सूखा पड़ता है, वहाँ पर किसान जो है कैसे आत्महत्याएं करते हैं। आपने कहा कि भाई बहुत सारा कर्ज था, जो 15 साल की हुकूमत थी एनसीपी की और कांग्रेस की, वो बहुत सारी जो है ऐसे काम करके गई थी जिनका बोझ आपको उतारना था, वो भी एक चैलेंज आपके सामने था। लेकिन आपको लगता है कि सूखे से निपटने के जो तौर तरीके थे, क्या वो सही से समझ नहीं पाया या चूंकि पैसे की आपने कहा कमी थी, वो कमी जो है आड़े आ गई सूखे से निपटने के लिए? सूखे के निपटने के लिए कोई पैसे की कमी आड़े नहीं है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को, जहाँ कोई भी राज्य को इतनी मदद नहीं मिली, उसे सबसे ज़्यादा करीबन 3,000 करोड़ रुपए की मदद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको की जी। उसके साथ साथ अलग हमने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे बजट में हमने किया जी। आज तक हमने हमारे बजट से, नॉन प्लान से, प्लान से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 14,000 करोड़ रुपए ये 1.5 साल में किसानों के लिए पैकेज बनाए दिए और सूखाग्रस्त क्षेत्र के कोई मुझे अलग हम लोगों ने निर्णय लिए, जिसमें कि सूखा पीड़ित क्षेत्र है, आत्महत्याग्रस्त जो क्षेत्र है जहाँ सुसाइड ज़्यादा होते हैं, ऐसे क्षेत्र में किसानों को अन्न सुरक्षा अभियान के तहत 2 रुपये किलो का अनाज सभी के लिए देने का निर्णय ले लिया। उसके साथ साथ जो बीमार पड़ते हैं उनकी बीमारी के इलाज के लिए, कोई भी बीमारी उनको हो, कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, उसके लिए 100% 100% उसका खर्चा सरकार कर रही है। कुएं का हमने किया है, जो सूखा हमेशा के लिए जो क्षेत्र है उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में एक जलयुक्त शिवार करके हमने यहाँ एक व्यवस्था की है, जिसके कारण अगर बारिश होती है अच्छी तो अगले समय ये पानी के तहत जो ऊपर आ जाएंगी और इसमें से हम लोगों को सूखे से सामना करने के लिए अच्छा रहेगा। कई विषयों से लेकर सूखाग्रस्त किसानों के लिए, आत्महत्याग्रस्त किसानों के बच्चों की फीस माफ कर दी, कर्जे का पुनर्गठन कर दिया। तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, उनके रिजल्ट आपको लगता है थोड़ा सा देरी से आएंगे। आप लोग काम कर रहे हैं और जो है वो वाटर ट्रेन भी आपने चलाई है, पानी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी स्कीमें चला रही है मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर के, यानी केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, और जो स्टेट हुकूमत है आप लोग अपने तौर पर काम कर रहे हैं। आप गए तो उसके ऊपर भी जो है वो सवाल उठ गए कि भाई 10,000 लीटर पानी बहा दिया गया हेलीपैड बनाने के लिए, तो ये लगता क्या है, क्या वाकई इतना पानी बहाया गया था? और क्या अगर पानी बहाया गया था वो ज़रूरी था, उसके ऊपर इतना हंगामा मचना जो है वो सही है? ये तो मीडिया का काम ही है, थोड़ा सा टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया करता रहता है। ठीक है, उस दिन मैं गया था, मुंडे का भी एक सेल्फी का आया कि भाई ये सेल्फी कोई विषय हो सकता है मीडिया का, हमें तो बड़ा अचरज लगता है कोई सेल्फी का विषय लगाता है कोई के। जिस दिन मैं हेलीकॉप्टर लेके गया तो वहाँ से हमारे फिल्टर का जो गंदा पानी है वो यूज़ किया था, और उसमें भी एक है कि लातूर शहर के लिए उस दिन जिस दिन मैं गया तो 50 लाख लीटर पानी वहाँ से नई योजना बना के मैंने छोड़ा था, मतलब एडिशनल 50 लाख लीटर पानी वो शहर को मिला। शहर वालों को बड़ा अच्छा लगा, सभी लोग खुश थे। लेकिन मीडिया को और इसमें मीडिया को पता नहीं क्या होगा है, कभी कभी मीडिया भी
जो 50 लाख लीटर पानी लिया उसके बारे में कुछ नहीं, एक लाइन भी नहीं मीडिया में आई। हाँ, प्रिंट मीडिया में पान भर उसका कौतुक भी किया गया, अच्छा भी लिखा है और किस लोगों ने एडिटोरियल भी उसके लिए लिखा है, स्वागत ही किया है। पर एक बात हमें ये बार बार बोलूँगा मीडिया के साथ भी, अभी बात निकली इसलिए, कभी सेल्फी का विषय आता है, अगर अच्छा काम किया और उसका फोटो निकाला, उन्होंने काम किया है, जल युक्त शिवार जो मैंने अभी बताया, तो वहाँ जब पानी रुका, अपनी मेहनत का फल जब आदमी देखता है तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने सेल्फी निकाला, तो आपके पेट में क्यों दुखने लग गया? बिल्कुल ठीक है। मेरा तो सीधा कहना रहता है, जब मैंने 50 लाख लीटर पानी वहाँ लाया तो उसमें से 5000 लीटर जो गंदा है, जो पीने के योग्य नहीं था, वो खर्चा करने से आपको क्या दुख हो रहा था उसमें? एक बात ख्याल में रखना चाहिए कि यहाँ लातूर शहर के लिए इतिहास में पहली बार हम लोगों ने यहाँ रेल से पानी लाने का निर्णय लिया। अभी दूसरी रेल में मैं 15 दिन के अंदर वहाँ छोड़ रहा हूँ, दूसरे डैम से पानी ला रहा हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं, तो इसके लिए उसको प्रोत्साहन देना छोड़ के छोटी सी बात के लिए बवाल उठाना, लोगों का ख्याल दूसरी की तरफ खींचना। एक बात आपको मैं पूछना चाहूँ, मीडिया से मेरा सवाल रहता है कि अगर हेलीकॉप्टर ना ले जाए, 5-10 हज़ार लीटर पानी ना खर्चा करे, ऐसा आप बोले, हम एक एक बूंद बचाने के बाजू में हैं। मैं इरिगेशन मिनिस्टर भी रह चुका, मैं 80 मिनिस्टर में 40 साल से राजनीति में हूँ, हाँ, और 30 साल से चुन के आते आए हूँ, और करीबन 15 साल मैं पहले 5 साल भी मिनिस्टर था, अब भी 5 साल और 5 साल अपोजिशन लीडर भी रहा हूँ। मतलब इसके बावजूद मैं देखता हूँ, क्या हमारा कोई समय कीमती नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी का समय कीमती नहीं है? जब मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के बाद एक भीड़ करके गांव में गए और आए, तो उनको 7 घंटे लगे जाने आने के लिए। मैंने पूछा क्यों भाई, हेलीकॉप्टर नहीं होला? तो हेलीकॉप्टर के लिए पानी लगेगा 5-10 हज़ार और नया बाउल खड़ेगा। तो मिनिस्टर और यहाँ का मुख्यमंत्री, वक्त बहुत कीमती होता है, बहुत सारी जगह आपको जाना पड़ता है। मतलब मीडिया एक बार बोलते हैं कि मिनिस्टर जाते नहीं है, निर्णय लेते नहीं है, जब हम लोग जाने लगे तो 5000 लीटर पानी। आप ये कह रहे हैं कि आलोचना तो कीजिए आप, लेकिन आप कम से कम जो है वो देखिए कि कौन से अच्छे काम हो रहे हैं, उनकी सराहना भी कीजिए। नहीं, जो गलती होती है उसकी आलोचना जरूर करना चाहिए। ठीक है। और जिस काम के लिए अगर मुख्यमंत्री घूमने लगे बाइकार इस राज्य में, तो क्या होगा? मंत्री जी अगर अकाल के लिए, सूखे के लिए घूमता है, अगर मैं अभी घूमने लग गया, पूरे यहाँ से कार तक जाओ, वहाँ से गाड़ी से जाओ, वहाँ से गाड़ी से, तो बारिश आ जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, निर्णय लेके लिए ना है। तो इसलिए मीडिया से मैं चाहता हूँ बिल्कुल टीका टिप्पणी करना चाहिए, आलोचना करना उनका अधिकार है, हक है, पर किस चीज के करना चाहिए? बात का बदंगन नहीं बनाना चाहिए बेकार में। किस चीज के? सेल्फी निकाला इसके लिए 24 घंटे आप बर्बाद एक चीज बताइए साहब कि किसानों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आज की नहीं है, क्योंकि आपने भी लंबे वक्त से जो है सियासत में दखल अंदाजी रखते हैं आप, और देखा है यहाँ को, समझा है अच्छी तरीके से, उनके दरमियान रह करके काम किया है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से फिल्मी स्टार भी आ रहे हैं, नाना पाटेकर ने जो है वो एक मुहिम छेड़ी है, दूसरे लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं, किन किन लोगों को, किन किन एजेंसीज को या किन किन हेड्स को साथ लेकर के काम करने की ज़रूरत है उन किसानों के लिए जो बेचारे गरीब हैं? आपने बहुत सारी स्कीम्स बताई हैं, लेकिन आपको लगता है कि और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? नहीं, ये तो एक सामाजिक विषय है जी, तो जो भी आएगा, जो भी मदद करने का, उसका हम स्वागत करेंगे। कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए आपको कि भाई जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, जो ऐसे लोग हैं उनको लेकर के आए हुकूमत तक और हुकूमत के साथ मिलकर के वो काम करें। देखो, हम लोग पहले दिन से ही आह्वान करते आए समाज को, जिसको जिसको इसमें आना है उनका हम स्वागत करेंगे। और मुझे बड़ा आनंद होता है कि कई लोग इससे जुड़े हैं, जैसा आपने नाना पाटेकर का नाम लिया, और भी कई हीरो है, सिनेमा के हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है। ज़्यादा पैसा तो हम लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट ने या CSR के रूप में दिया है। उनके बाद जो CSR पड़ा था वो जलयुक्त शिवार के लिए मदद करने के लिए उन्होंने दिया है, और सभी क्षेत्र के सभी लोग सामने आ गए हैं इसके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मदद कर रहे हैं। और इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि जिसको जिसको मदद करनी है, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से वो करे। और ये संकट जो है पूरा आया हुआ, ये खाली महाराष्ट्र का संकट नहीं है, मानवता का संकट होता है, मानवता का संकट है और पूरे देश का संकट है। पूरे देश के लोगों को, सभी देशवासियों को मिलकर के इसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन बीच बीच में हुकूमत को लेकर के, सरकार को लेकर के जो है वो कुछ ना कुछ बातें आती रहती हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब, उनकी जो इमेज है बहुत अच्छी इमेज है, लोग उनको बहुत ही आदर की निगाह से देखते हैं। पर भारत माता की जय के ऊपर जो है उन बवाल हो गया, उन्होंने कह दिया भाई बोलोगे तो रहोगे और नहीं बोलोगे तो नहीं रहोगे। तो देखिए, ये जो है ये मन की बात है किसी की, ये इज्जत की बात है। कोई जबान से कह रहा है कि नहीं कह रहा है, लेकिन वो अपनी धरती से, अपनी धरती माँ से प्यार कर रहा है, कहना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बातों में जो है वो नहीं आना चाहिए था, ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था? देखो, हमारा ये ख्याल है, चीफ मिनिस्टर ने बताया कुछ उनके सुनने के लिए या उनको जो कहा है उसके देखने के तरीके अलग अलग लोगों के अलग हो सकते हैं। मेरा ये कहना है यहाँ
कि हम लोग जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ की मिट्टी में पैदा हुए, जहाँ का पानी हम लेते हैं, जहाँ की हवा हम लेते हैं, यहाँ ही हम लोग बढ़ते हैं, कपड़ा यहाँ का पहनते हैं, अनाज यहाँ का खाते हैं, शिक्षा यहाँ लेते हैं, मरने के बाद 2 गज जमीन भी यहाँ के लेते हैं, कफन के लिए 2 मीटर कपड़ा भी यहाँ का ही लेते हैं। तो ये तो हमारे माँ समान है ही ना। इसमें गलत क्या है? इसमें एक चीज है साहब, इसमें जबान का फर्क है। हम आप लोग जो है मराठी में कुछ और कहेंगे, हिंदी में कहेंगे भारत माता की जय, वो कहते हैं कि मादरे वतन जिंदाबाद, वो उर्दू में बोल देते हैं, तो बोलने दीजिए उर्दू में उनको। तो बोलिए ना, मादरे वतन बोलिए। हमने कहा नहीं बोला, हमने विरोध भी तो नहीं किया है। आप जिंदाबाद बोलो, इसलिए बोला देखने का तरीका या सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं ये पाता हूँ कि जो यहाँ पैदा हुआ, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, उसका ईमान ये मिट्टी के साथ रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ रहने के बाद अगर दूसरी तरफ जिंदाबाद बोलेगा, या रहने के बाद अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, तो ये देश में हम सही नहीं सकते। हाँ हाँ, यहाँ रहने का आप भारत माता की जय बोलो, मदारी वतन का जय बोलो, हिंदुस्तान की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो, हम मानते कि चलो ये नहीं है तो वो बोलो, पर ये देश की जय बोलो यहाँ रहते हो तो। लेकिन पाकिस्तान की जय या पाकिस्तान जिंदाबाद बोल कौन रहा है? हमने कहीं नहीं सुना। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट का जब होता है तो कई किस्से ऐसे हैं, कश्मीर में देखा जाए तो कई लोग आते हैं रोज पाकिस्तान जिंदाबाद मिलनी चाहिए उनको, मिलने चाहिए। कुछ लोगों की वजह से क्या पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, इसलिए पूरा समाज बदनाम करे ये बात अच्छी नहीं है। एक 10-20 लोगों के कारण पूरा समाज बेकार है या समाज अच्छा नहीं है, ये सोच रखना बहुत ही गलत है। हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या और कोई समाज में, ऐसे लोग होते हैं। पर उसके कारण पूरे समाज को अगर ये खराब देखने का है या ये पूरा समाज को बदनाम करने की जो भूमिका, ये अच्छे नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारे समाज साथ में रहे, साथ में चले। और हिंदुस्तान इसलिए जिंदा है, हिंदुस्तान की लोकशाही इसलिए जिंदा है कि हम सब लोग साथ में है। आज़ादी के पहले भी थे, आज़ादी के बाद में भी है, और जो कुछ ऐसे लोग हैं और ऐसे ही आगे जो है ये मुल्क बढ़ता चला जाएगा। हमारी अपेक्षा ये रहती है कि कोई भी समाज में अगर ऐसे लोग होते हो तो समाज के सारे लोगों ने उनको बाजू में करना चाहिए, या उनको शिक्षा देना चाहिए, या उनको उचित समझाना चाहिए कि बात गलत है जो लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसलिए सारे समाज की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत जब से आई है यहाँ पर, हम माइनॉरिटीज़ का जो है देखते हैं, उनका भला हो रहा है। कुछ शिकवे शिकायतें तो हमेशा रहती हैं, किसी को लगता है अच्छे दिन आए हैं, किसी को लगता है कि अच्छे दिन आना बाकी हैं, ये सबका असेसमेंट होता है अपना अपना। लेकिन आपके बारे में ये भी सुना है कि जब मिनिस्ट्री का जो है वो हो रहा था चयन कि भाई ये मिनिस्ट्री किसके पास जाए, आपने कहा इसको मैं ही रखूँगा, इस डिपार्टमेंट को। यानी आपको उनसे लगाव है, उस समाज से लगाव है, या माइनॉरिटी जो यहाँ की है महाराष्ट्र की, उससे आपको लगाव है। क्या लगता है आपको अभी तक का जो काम है आपका, वो सही दिशा में जा रहा है, सही सिमत में बढ़ रहा है आगे? माइनॉरिटी के साथ तो मेरा लगाव ऐसा आज का नहीं है, कई सालों से माइनॉरिटी के साथ काम करते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो, पर महाराष्ट्र में हमारे चाहने वाले भी बहुत, और हम भी उनके साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब 1.5 साल पहले हमारी गवर्नमेंट आई तो मैंने खुद होके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मांग के लिया मुख्यमंत्री जी से कि मुझे आप दे दो, और उन्होंने ये दिया। हालांकि मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जी हाँ, पर उसके साथ ये हमने 1.5 साल पहले ही मैंने लिया। मेरी ये सोच है, और मैं हमेशा माइनॉरिटी के लिए बताता आया हूँ कि माइनॉरिटी में कुछ चेंजेस आना चाहिए। आज़ादी के बाद आज 67 साल हो गए हम लोगों को, और ये 67 ईयर्स में हमने क्या किया? मैं माइनॉरिटी को हमेशा पूछता हूँ कि इतने साल हो गए, इतने साल में सरकार किसी की भी हो, आपको क्या मिला? बिल्कुल सही है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं बार बार माइनॉरिटी को पूछता हूँ कि महाराष्ट्र में मुझे एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर होना, IPS होना, ये पूरा मंत्रालय है मेरा, यहाँ इतने सारे ऑफिसर्स है, एक IAS ऑफिसर माइनॉरिटी का मुसलमान नहीं है। जब मैं देखता हूँ कि कितने क्लास 1 ऑफिसर है, तो 2-3 ऑफिसर्स क्लास 1 है, उसके सिवा है ही नहीं। कितने प्रांत है, कितने तहसीलदार है, तो इस ढंग में शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए, दुनिया के साथ आप जुड़ना चाहिए। जो 2010-2011 का जो आंकड़ा है मेरे सामने, वो 2 IAS ऑफिसर थे मुस्लिम, 10 में भी और 11 में भी, 12 में जो है वो 0 रह गए थे। अभी जो है तादाद जो है वो एक आध ऊपर नीचे हुई होगी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी तालीम के मैदान में ये लोग पीछे हैं। लेकिन तालीम के मैदान में साहब आप लोगों को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं, देखिए किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए जो आइन है, यानी जो संविधान है मुल्क का, उसमें ये कहा गया कि जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाइए किसी भी तरीके से। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो कहती है कि भाई इनको जो है आप रिजर्वेशन दे दीजिए। और हालांकि वो सियासी बात हो सकती थी जब NCP की और कांग्रेस की हुकूमत जा रही थी, उससे कुछ दिन पहले कैबिनेट ने फैसला किया और रिजर्वेशन दे दिया 4.5%। लेकिन आपकी हुकूमत आने के बाद उन्होंने जो है उसको मानने से इनकार कर दिया, उसको जो है वो कानूनी शक्ल देने से मना कर दिया। जबकि हाई कोर्ट ने भी कहा था, मुंबई हाई कोर्ट ने या बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा था
कि कम से कम तालीम के मैदान में तो उनको रिजर्वेशन जारी रखने देना चाहिए, यानी देना चाहिए इनको। देखो यहाँ पहले सरकारें थे तो जब इलेक्शन लगा तो रिजर्वेशन की बात की। मैंने कहा ना सियासत थी उसमें, सियासत थी, राजनीति थी। इतने साल तो उन्हीं की सरकार थी, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकारें थी। यहाँ दिल्ली में भी उन्हीं की सरकारें थे। कभी माइनॉरिटी के लिए उनको रिजर्वेशन देने के बाद कही भी नहीं उन्होंने, आज तक नहीं कही। यहाँ हमारी सरकार आने के बाद हमने 5% माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन देने के लिए बात की। उसके लिए ऑर्डिनेंस में निकला, वो लैप्स हो गया, ये बात ठीक है। बाद में ये भी आज न्यायालय में है। हमने ये सोचा है, जहाँ मराठा आरक्षण के लिए हमने निर्णय लिया, कोर्ट में गया, उसको स्टे आ गया कोर्ट ने। ऐसा हम लोग ये सोचते हैं कि माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना चाहिए, पर उसके साथ साथ ये भी होना, ये नहीं होना कि सियासत के लिए लाभ उठाने के लिए खाली अनाउंस करो, फिर कोर्ट में जाके स्टे कर दिया, कोर्ट ने निकाल दिया। ऐसा कुछ कानून, कच्चा कानून बनाओ, माइनॉरिटी को फंसाते रहो। पहले तैयारी करना चाह रहे हैं आप, पक्के तैयारी, कानूनी पहलू उसके जानना चाह रहे हैं। हाँ, कानूनी पहलू जानना चाहिए। आज भी माइनॉरिटी के लिए अगर हमारे दिल में कुछ मैल रहता था या कुछ रहता था, तो जितने काम हमने माइनॉरिटी के लिए, मुझे मालूम है कि माइनॉरिटी के लिए जब हमने फीस के लिए प्रॉब्लम आया, तो यहाँ माइनॉरिटी को 2.5 लाख का इनकम सर्टिफिकेट जब रहता था, उसको फीस माफ थी, मतलब उसके लिए सर्टिफिकेट लगता था। आज हमने 2.5 लाख की मर्यादा 6 लाख तक कर दी, और उसको 6 लाख तक जिसकी हो तो फीस में सहूलत दे दी। इसी साल के और आपकी जो सरकार है उसने माइनॉरिटी के लिए बजट भी अब तक का सबसे ज्यादा बजट दिया है। सबसे ज्यादा हमारा बजट रहा 450 करोड़ तक हमारा बजट रहा। इस साल पहली बार हमने 100 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जहाँ तक कि मैंने प्रायोरिटी लेकर मैंने बोला कि कब्रिस्तान के 4 कंपाउंड बनाओ, कब्रिस्तान के लिए कंपाउंड बनाओ, ईदगाह के लिए मैदान रहो या किसके लिए हो। हमने, मेरे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, मैंने ये किया है कि किसी के लिए ज़मीन भी लगती हो, सरकारी ज़मीन हो तो सरकारी ज़मीन देना शुरू कर दिया। हमें बताना चाहते कि शेगांव करके हमारे यहाँ है, जहाँ ज़मीन ही नहीं मिल रही थी, वहाँ गजानन महाराज का देवस्थान है, तो सारे हिंदुओं के मंदिर है। और वहाँ जब हमारा मुस्लिम भाई है तो उनके पास कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं थी, और वहाँ बहुत ही महंगी ज़मीन है। फिर भी मैंने यहाँ से 5 करोड़ रुपए ज़मीन खरीदी करने के लिए दिए, कब्रिस्तान की ज़मीन खरीदी करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। और भी कई जगह हम लोगों ने ऐसी मदद की है। और इसलिए माइनॉरिटी में खाली मैं बोलता हूँ कि धर्म के लिए काम करना, ये बात से भी मुझे ज़्यादा लगता है कि इनको शिक्षा के ऊपर जोर दो, संस्कार के ऊपर जो और भी सुविधा उसको दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन के साथ साथ उनको बिजनेस में लगाओ, बिजनेस के लिए उनके पास पैसा दो। मौलाना आज़ाद महामंडल हमारा है, उसमें से हम पैसा देने लगे, हमने उसके लिए भी, हालांकि अभी जो है उसका पूरी तरीके से गठन नहीं हुआ, वो डिसॉल्व पड़ा हुआ है, कमेटी उसकी नहीं बनी अभी। आप पैसा जरूर दे रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन डिसॉल्व पड़ी हुई कमेटी नहीं, डिसॉल्व पड़ी हुई है। कुछ हमारे माइनॉरिटीज़ के जितने हैं उसमें से एक तो पहली बॉडी है, हमने निकाले, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में कुछ स्टे दिया। जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए, उनके 5 साल पूरे होने के बाद हम धीरे धीरे, सभी के बाद वो बोल रहा हूँ, उसके लिए हम करने वाले हैं। और इसमें काम रुका नहीं है, कोई रुका वहाँ ऐसी बात नहीं, उल्टा हम पैसा बढ़ा के दे रहे हैं। 100 करोड़ रुपए तो हम लोग, केंद्र सरकार ने मुझे बताया कि अगर महाराष्ट्र सरकार उसको गारंटी देती है तो 100 करोड़ रुपए देने के लिए केंद्र सरकार ने भी हाँ कर दी है। हमारी कोशिश रही है। और इसके साथ साथ मेरा तो ये सोच है, इसके साथ सभी का विकास, माइनॉरिटी में सभी अंगों से विकास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खाली धार्मिक कारणों के कारण नहीं है, तो उनको अच्छा मजबूत करो, समानता से न्याय मिलेगा, अच्छा मजबूती के साथ विश्वास निर्माण करे। इसलिए उनको शिक्षा के लिए हमने मदरसे के लिए मदद की। पहली बार हमने यहाँ इतना 200 मदरसा बोर्ड बनाने की बात भी है, शायद उसका विरोध भी हो रहा है। नहीं, मदरसा बोर्ड बनाने के लिए विरोध वगैरह, धार्मिक काम में हम कोई दखल अंदाजी करना नहीं चाहते। मेरा ये रहा कि मदरसे के पढ़ने वालों को भी शिक्षा देना चाहिए। कोई आप एजुकेशन में पढ़ाओ, बिल्कुल उसको कोई उर्दू पढ़ाओ। आपने शुरुआत की थी, बहुत अच्छी शुरुआत की थी, और उसको जो है बहुत सारे लोगों ने सराहा था कि जो मराठी स्कूल है वहां पर उर्दू टीचर लगाए जाएंगे। हालांकि जो है आपके जो गठबंधन की दूसरी पार्टी है शिवसेना, उसने विरोध कर दिया था, हरी टोपियां पहन करके विरोध किया था उन्होंने। कई बार आप काम करने की कोशिश करते हैं और शिवसेना अड़ंगा लगा देती है, ये भी होता है। शिवसेना ने अड़ंगा लगाने के बाद भी हमने यहाँ 100 स्कूलों में यहाँ उर्दू के लिए हमने परमिशन देने के लिए निर्णय भी लिया। 100 मराठी माध्यम के स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए हमने आज निर्णय भी ले लिया। और मदरसे में भी जो टीचर्स हम लोग दे रहे हैं दूसरी भाषा सिखाने के लिए, या दूसरा हम लोग बोलते हैं कि मदरसे में एजुकेशन भी होना चाहिए, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन होना चाहिए, इसलिए उनको भी पैसा देने लगे। करीबन 5,60,000 रुपए हम मदरसे के लोगों को मदद कर रहे हैं। और जो शिक्षा देने वाली उर्दू स्कूल्स है, उनके साथ मराठी भी पढ़ो और भी पढ़ो, उनको भी पूरी सुविधा के लिए हम लोग पैसे दे रहे, 5-5, 10-10 लाख रुपए। जो उर्दू भाषा है हमारी, उसको भी मजबूत करने के लिए
मतलब मालेगांव हो, और भी 4 जगह हमने उर्दू घर जी हाँ, के लिए उर्दू घर मंजूरी बना दी। रहे हैं आप। उर्दू घर वो बना भी रहे हैं। आपकी पहल है। हाँ बिल्कुल, 4-4, जी। 5-5 करोड़ रुपए एक जगह हम खर्चा करें। मेरी सोच है कि उर्दू में जितना कोई पुराना कई सालों से भी साहित्य हो, कई शायरों की और भी कुछ हो, वो उसका ज्ञान अगली पीढ़ी के लिए मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। इसलिए हमने 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए एक जगह मंजूर किया। हालांकि उसका कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया। मतलब लड़कियां पढ़ना चाहिए, लड़के पढ़ना चाहिए, पर लड़कियां, मैंने देखा माइनॉरिटी की लड़की पढ़ने के लिए जाना चाहती है, पर उसको अकेला रहना, जी हाँ, दूसरे ये बच्चों आपने के साथ एक नई रहना। शुरुआत की है, चूंकि ये राजस्थान हाँ। में भी है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ऐसा है, लेकिन महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत ने और खुद आपने ये फैसला लिया कि जो गर्ल्स एजुकेशन का जो मामला है, खासतौर से जो माइनॉरिटी की बच्चियां हैं या मुस्लिम बच्चियां, मैं सीधे तौर पर कहूँ तो थोड़ा सा रहता है कि भाई अकेली बच्ची को नहीं भेजना है, थोड़ा पर्दा प्रथा वहाँ पर है अभी भी, वो एक अलग विषय है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल बनाने की जो आपने योजना चलाई है या एक स्कीम जो शुरू की है, वो उसको कितना आपको लग रहा है, कितनी मदद उससे मिलेगी एजुकेशन के हालात को मुझे बेहतर लगता करने है, में? देखिए पिछले साल से मैं देख रहा हूँ जी। जहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए मैंने निर्णय लिया, 40 गर्ल्स हॉस्टल हमने यहाँ मंजूर किए जी। हैं। अभी मेरे प्रोग्राम उसका तो में विरोध नहीं हो रहा? नहीं, उसका कोई विरोध नहीं। और ठीक है। 10 गर्ल्स हॉस्टल बन के तैयार हो गए, उसमें से लड़कियां रहने भी लग गई, उसकी सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और 40 जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके लिए हमने परमिशन लिया है। कई जगह हमने लड़कों के लिए भी परमिशन दी है इसके बारे में। मुझे लगता है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी पढ़ना चाहिए, उसको उनको अलग व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अलग व्यवस्था करके ही हम लोगों ने महाराष्ट्र में शुरू कर दिया गर्ल्स हॉस्टल का, और उसका अच्छा प्रतिसाद मिला। कई लड़कियां जो माइनॉरिटी के वहाँ आने लग गई, पढ़ने लग गई, पढ़ने में, क्योंकि आखिर जी हाँ। मैं देखा कि मुसलमान समाज में लड़कियां इतनी खुली तौर से ज़्यादातर के आती नहीं। अभी संख्या बढ़ रही है क्योंकि उनको अभी हालात बदल रहे हैं और थोड़ा सा ज़हन भी जो है वो और बढ़ रहा है। हायर एजुकेशन के साथ साथ उनको टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र में ITI के शुरू, मतलब माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ITI, माइनॉरिटी के लिए स्पेशल पॉलिटेक्निक, ये मंजूर भी कर दिया और इस साल से तो शुरू भी हो रहे हैं। और दूसरी जगह जितने ITIs हमारे हैं उसमें एक शिफ्ट हमने माइनॉरिटी के लिए शुरू कर दिया कि माइनॉरिटी के लड़के पढ़ेंगे। सारी सुविधाओं के साथ मैंने देखा कि माइनॉरिटी के लड़कों में थोड़ा स्किल रहता है, कोई पंचर जोड़ता है, कोई सिलाई मशीन करता है, कोई कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में होता है। ये लड़कों को अगर सर्टिफिकेट दिया जाए तो स्किल एजुकेशन की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जो योजना है वो है, कई बार कह चुके हैं, हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में कंप्यूटर हो, वाह। तो उनकी बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल वही, हाँ बढ़ा रहे हैं और उसके लिए हम प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। और ऐसे कई लड़कों को हम एक साथ ला के ये ITI में पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग दे, उसको सर्टिफिकेट भी देंगे। और सर्टिफिकेट देने के साथ फिर मुद्रा बैंक की जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तरफ से कर्जा भी उसको उपलब्ध कराएंगे। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो नजमा हेपतुल्ला को बुलाया और उनसे पूछा कि पूरे ही मुल्क में माइनॉरिटी के, खासतौर से मुस्लिम बच्चे जो है या मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, उनके हालात क्या हैं सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में। मतलब उन्होंने पूरी जो है आदाद शुमार मांगी, पूरा आंकड़ा मांगा। आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है, प्राइम मिनिस्टर और संजीदगी से काम कर रहे हैं और उनका साथ जो है आप जैसे लोगों को ज़रूर देना चाहिए जो उनकी सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल साथ देना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब 95 से 99 तक हमारी महाराष्ट्र में सरकार थी तो मेरे हाथ से, मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, हायर एजुकेशन भी मेरे साथ है, मेरे पास ही था उस समय, फाइनेंस भी था, प्लानिंग भी था, इरिगेशन मिनिस्टर भी मैं ही था उस समय। जी हाँ। उस समय मैंने 42 उर्दू हाई स्कूल के लिए और स्कूल के लिए मैंने परमिशन दिया है। उस समय मेरे हाथ से वहाँ से आयुर्वेदिक कॉलेज को, यूनानी कॉलेज को भी मैंने बढ़ावा दिया था, परमिशन भी दी थी। साथ साथ ऐसी जो कॉलेजेस है उनको भी मैंने मेरे हाथ से परमिशन दी थी उस समय जी। तो वहाँ तो जब 42 जगह हाई स्कूल की शुरुआत हुई, 15 साल हो गए कांग्रेस की सरकार आई, जो हमने परमिशन दे के रखी है ग्रांट से, आज 15 साल में एक भी स्कूल के लिए परमिशन इन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल। और आज मैं शुरू कर दिया फिर से कि भाई फिर से करो उर्दू स्कूल के लिए। उर्दू के साथ साथ मराठी पढ़ना हो जाए, मराठी के साथ उर्दू भी पढ़ना चाहिए। और आपकी सरकार ने अगर बजट की बात करें तो बहुत बड़ा बजट दिया है माइनॉरिटी के लिए। जैसे मैंने कहा कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है और चूंकि आपको खुद लगाव भी है, तो बजट जो है ये सही तरीके से खर्च हो जाए उन योजनाओं के ऊपर, जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए जो है उनको फ़ायदा पहुंच जाए। उसके लिए कुछ जो है वो रोड मैप तैयार किया है और आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उनको मिला करके साथ?
नहीं, हम लोग तो सबको लेकर साथ में काम करते हैं और मैं खुद ख्याल करता हूँ। बजट के लिए तो मैं मेरे पास से फाइल मंगाता हूँ, जहाँ की भी हो, तो ज़्यादातर फाइल्स जो उसके लिए मेरे पास ही आती है। पॉलिसी मैटर भी मैं ही तय करता हूँ, क्योंकि अलग अलग है, अवकाव की बातें होती है, वक्त की होती है, बजट के लिए, एजुकेशन के लिए होती है, और वक्त के लिए भी, वक्फ बोर्ड के लिए भी हमने कई निर्णय यहाँ लिए। हमने तो इसके ये भी बड़ी समस्या है वक्फ बोर्ड की, प्रॉपर्टीज को लेकर के उनके ऊपर अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण होता है, कई प्रॉपर्टी यहाँ वक्फ पे बेच दी जी, कई लोगों ने उसको ट्रांसफ़र भी कर लिए, बिल्डिंग बना ली। महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार ये निर्णय लिया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी अभी बेचे नहीं जाएगी। एक तो मैंने ये मेरा ये किया, मनोदय व्यक्त किया है कि जितनी बेची हुई ज़मीन है वो भी वक्फ बोर्ड के पास हम वापस लेके रहेंगे। एक दूसरी बात है कि अभी से हमने निर्णय किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेरे पास है, रजिस्ट्री मेरे पास ही है। हमने इसी अधिवेशन जो हमारा असेंबली सेशन हुआ उसमें मैंने ये निर्णय लिया कि वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर प्रतिबंधित, मतलब ये बेची नहीं जाएगी, ऐसा हम रिमार्क्स रखेंगे। और मेरे सब रजिस्ट्रार ऑफिस को हमने बता दिया है, रजिस्ट्रार को, कि वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई व्यवहार बेचने के लिए महाराष्ट्र में नहीं होगा। 1 इंच भी ज़मीन वक्फ की इसके आगे किसी को भी दी नहीं जाएंगी परचेस के रूप में, खरीदी बिक्री के रूप में। अगर किसी को थोड़ी ज़मीन किसी के लिए लगती है या और कोई काम के लगती है, वो मुस्लिम काम के लिए लगती है, धार्मिक काम के लिए लगती है, तो वक्फ के परमिशन लेके उसको देना चाहिए। वक्फ की परमिशन लो, उसको दो। दूसरी बात, शेख समिति का एक रिपोर्ट था जिसमें वक्फ बोर्ड के इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। बहुत सारी ज़मीनें इधर उधर हो गई, बहुत सारा मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया होगा तो मुसलमानों ने किया। बिल्कुल सच बात है। और ये वो देखा मैंने, तो हमने उसकी भी रिपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी। मैं ये सभी के ऊपर FIR करने वाला हूँ, सभी गुने। मैं बोलता हूँ कि इन्होंने सबसे ज़्यादा गुनहगार ये समाज के है, कि समाज के लोगों ने जो अपने अच्छे नीयत से, अच्छे प्रेम से अपने धर्म के लिए ज़मीन दी, उन्हीं को अगर लूटने का काम ये करते होंगे तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, जिन्होंने गलती की है। और ये वक्फ की सारी 1 लाख एकड़ ज़मीन हमारी है, ये सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए मैं एक अलग कानून भी बनाना चाहता हूँ, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, उसके साथ साथ हम बनाना चाहते हैं, होता है कि हम कर सकते कि नहीं, इसलिए हमने लीगल डिपार्टमेंट के लिए भेजा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि उनकी इमेज बहुत साफ़ सुथरी है, लोग उनको देख करके अच्छा महसूस भी करते हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। माइनॉरिटीज़ के लिहाज से जब आप कुछ फाइलें लेकर के उनके पास पहुँचते होंगे, मशवरा लेते होंगे, उनका क्या रवैया रहता है? क्या बिल्कुल उसी दिशा में काम करना चाहते हैं जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं? माइनॉरिटी के लिए कोई फाइल उनके पास जाती नहीं। उन्होंने मुझे पूरे अधिकार देखे रखे हैं। वो बोले कि आपको ये अधिकार है 100% माइनॉरिटी के जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी पॉलिसी तय करनी है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे के रखे। 1.5 साल में हमने कोई फाइल माइनॉरिटी की उनके पास भेजी नहीं, क्योंकि उनका कहना है, आपको दे रखा है एक तरीके से। हाँ, उनका कहना है कि आप ये सारा संभालो, मेरी ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत पड़ी तो आओ बैठो, और वो मुझे मदद करते हैं। मंत्रिमंडल भी हम लोगों को मदद करता है, कोई विषय जो मैं रखता हूँ। 2-4 छोटी चीज़ें हैं साहब, चूँकि काम आप कर रहे हैं वो सबके सामने है और उसके रिजल्ट भी आएंगे। एक दिन में रिजल्ट आता नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त जो है वो ज़रूर चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि जब बीजेपी की हुकूमत बनती है किसी स्टेट में या इस देश में, तो जो माइनॉरिटी तबका है वो थोड़ा सा डर जाता है, सहम जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं कौन सी सरकार आ गई है, क्या हो जाएगा। छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, कोई कुछ बोल देता है तो डर बैठ जाता है। आपको लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डरना चाहिए? पूरे देश भर में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सबसे सुरक्षित स्टेट है। लेकिन साहब यहाँ पर एक मुस्लिम जो है पुलिस अधिकारी की पिटाई भी हुई है। नहीं, एक आधी घटना बढ़ती है तो पूरा स्टेट बर्बाद हो गया। एक आध मैं बताया पहले कि समाज में अगर 4 लोगों ने कुछ किया तो क्या, जब दाऊद इब्राहिम होता है मुसलमान समाज ने, तो क्या सारा मुसलमान समाज खराब है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। किसी आदमी होता है, एक आधी घटना घटती है। जहाँ रोज ही घटनाएं घटती है, रोज मुसलमानों के लिए जहाँ हर दिन घटनाएं घटती है, वहाँ ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। वहाँ ज़्यादा चिंता करने की, यहाँ हम बैठे हैं ना उनके सुरक्षा के लिए। हमने यही तय किया कि हम कोई भी समाज का हो, कोई धार्मिक समाज का हो या कोई समाज का हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है ही। और हम लोग का ये धर्म है कि वो कोई धर्म का हो, मुसलमान हो या कोई, एक बात है कि जो गलत करता हो उसको शिक्षा होना चाहिए, सजा वो किसी भी, हाँ सजा होना, किसी भी जात का हो, किसी धर्म का हो। बिल्कुल ठीक है। पर जो सारा समाज है उसको आगे लेने की जिम्मेदारी सरकार ने लेना ही चाहिए। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन हमने यहाँ बनाया है, उसको भी शांति से काम कर रहा है।
बहुत सारी हम लोगों ने व्यवस्था की है। अभी हज हाउस की व्यवस्था है, जी। हम औरंगाबाद में हज हाउस बना रहे हैं, नागपुर का हज हाउस बांध के पूरा हो रहा है। ये सारी कंस्ट्रक्शन की बहुत सारा काम आप जो है वो सारा हम लोग लगातार ये कर रहे हैं। और ये पूरे हो जाएंगे हज हाउस के वगैरह सब। और इसमें शिवसेना कहीं आड़े नहीं आएगी, है ना? नहीं, शिवसेना का कोई सवाल ही नहीं था, न वो आड़े आते हैं। ठीक है। न उन्होंने अच्छा, कभी आपको टिकट पर धमकियां साहब नहीं जरूर किए। मिलती रहती हैं यार, महाराष्ट्र हुकूमत को जो है वो शिवसेना कहती रहती है कि देखिए हमारे हाथ में है, हम जब चाहेंगे आपसे जो है वो समर्थन वापस ले लेंगे या सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों है, धमकियां क्यों देती है आपको शिवसेना बार बार? शिवसेना का एक स्वभाव है, अच्छा, वो आज का नहीं है। हमारा अलायंस क्या आज का थोड़ी है। हमारा अलायंस को हो गए करीबन 35 साल से हम लोग एक साथ में चलते हैं। उनको हमारा स्वभाव मालूम है, शिवसेना का स्वभाव हम लोग को मालूम है, इसलिए कौन कहाँ तक जा सकता है इसका अंदाजा दोनों को भी है। कई बार ऐसी भी बातें आती हैं कि बीजेपी के साथ एनसीपी मिलकर के सरकार बना लेगी अगर ज़्यादा धमकियां मिलेंगी तो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। शिवसेना हम लोगों को कितना भी हो, आज तक 35 साल में शिवसेना बीजेपी एक साथ रही है और एक साथ काम करते हैं। ऐसा तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि युति टूट गई, वो अलग, हम लोग क्या असेंबली में अलग अलग खड़े हुए, साथ में एक साथ आ गए। एक बात है, उनके एक अलग एक राजकारण या समाजकारण करने की एक उनकी अलग नीति है, भारतीय जनता पार्टी की अलग धारणा है। और हम लोग चाहते हैं कि सारे समाज के लिए काम करते समय ये बात हम नहीं सोच सकते कि एक के लिए है ये करो, ये अलग है वो अलग है, सब बराबर है। सब एक आखिरी सवाल ये कि चाहे वो किसान हो, जैसे आप पहले भी कह चुके हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी भी समाज के हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, किस तरीके से आप और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करेंगे? 1.5 साल हम लोगों को हुआ, आगे चल के हम लोगों को और मजबूती से काम करना है। बस सबसे पहली बात है कि आज हमारे सामने जो आह्वान है, चैलेंज है, वो किसानों का है, आत्महत्याओं का है और इसके बारे में हम लोगों को उनको आधार देना चाहिए, उनको मजबूती से खड़ा करना चाहिए, यहाँ के आत्महत्या कम होना चाहिए। इसलिए हम पहली प्रायोरिटी किसानों के लिए उस ढंग से देती है। दूसरा है कि शाश्वत खेती एश्योर्ड होना है, पानी भी उसके लिए होना है, तो इसलिए उसका मॉइस्चर बढ़ाने के लिए सब जगह पानी की व्यवस्था, खेती के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इस पर अभी हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और मुझे विश्वास है जो हम लोगों ने अभी काम किया है, अब 4 साल बाद मेरा इंटरव्यू लेने आए तो महाराष्ट्र की स्थिति बदली हुई होंगी। बिल्कुल। हम यहाँ ईमानदारी से रात दिन काम करते हैं और जहाँ काम करते हैं हम लोग तो ऐसे दूसरों जैसे नहीं है। मैं खुद घूमता हूँ, इतना घूमता हूँ, अभी इतनी सारी धूप होने के बाद मैं 4 दिन में 7 डिस्ट्रिक्ट जाके आया, 4 ही दिन में 7 डिस्ट्रिक्ट जाके आए। जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर आएंगे। लोग हमारे साथ है, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, हम अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो हम किसकी चिंता नहीं। और छोटे मोटे विवादों की आप चिंता नहीं करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं चिंता। मैं बोलता कि मेरा दिल साफ है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तो छोटे मोटे विवादों से मैं देखता भी नहीं। जो आपको बोलना है वो बोलो, जो लिखना है वो लिखाओ, जो दिखाना है वो दिखाओ। बिल्कुल ठीक है। मेरी इसको कोई चिंता करता नहीं। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा मन साफ है तो दूसरा कोई क्या बोलता है उससे कोई अपने को लेना देना नहीं है। चलता है, चलने वाले चलते हैं। सर हमसे बात की बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी खूबियाँ हैं इनकी, लेकिन ईमानदार छवि है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जज्बे के साथ काम करते हैं और निडर होकर के काम करते हैं, परवाह नहीं करते। खास मुलाकात में इतना ही। आदाब।